Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में है. It is about Har Ghar Jal. Now, as the name implies over here, Har Ghar Jal is a scheme, it's an initiative in which every household in a particular state have a piped water connection. So that is the aim of Har Ghar Jal, कि हर एक घर में piped water connection पहुँचे. And why this Har Ghar Jal is in news? This is because Goa has become the first state of our country to be certified as Har Ghar Jal. इसका मतलब गोवा में 100% completely हर एक household में piped water connection पहुंच चुका है, and therefore our Prime Minister congratulated Goa government for becoming the first state to be Har Ghar Jal accredited. So this is important. ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड स्टेट बन चुका है गोवा. तो पहली चीज़ तो ये स्कीम तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है. यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे जल जीवन अभियान, जल जीवन मिशन जिसके तहत हर घर जल सर्टिफाइड गोवा को किया गया है. इस मिशन के क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये फैक्ट भी ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया में गोवा ऐसी पहली स्टेट है जहाँ पे हर एक हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर कनेक्शन मिल चुका है, पाइप वाटर कनेक्शन पहुँच चुका है. राइट नाउ थोड़ा सा अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो गोवा के साथ साथ नाउ वी ऑल्सो हैव यूटी ऑफ दादरा नगर एंड हवेली एंड ऑल्सो दमन एंड दीव. वी नो कि ये यूटी जो है दोनों मर्ज कर दी गई थी. सो दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव, दिस यूटी हैज़ ऑल्सो अचीव्ड दिस टारगेट. तो गोवा के साथ साथ यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव हैज़ ऑल्सो अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट. याद रखिएगा ये बात. ये ओके, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट बट गोवा इज नॉट द ओनली स्टेट. ठीक है, ओके जी. इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ के जितने भी विलेजेस हैं उन सभी विलेजेस को हर घर जल के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय द ग्राम सभा, जिसमें ये सर्टिफाई किया गया कि हर एक विलेज ने ये किया कि वहाँ पे उस विलेज में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सबको पाइप्ड वाटर मिल रहा है. दे आर हैविंग द एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. टैप्स कनेक्शन के थ्रू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर हर एक घर में पहुँच रहा है. So all the villages have declared their village as the Har Ghar Jal and they have passed this resolution through their Gram Sabha. Okay. Now, यहाँ से जल जीवन मिशन या फिर जल जीवन अभियान, अभियान को हिंदी में इंग्लिश में मिशन कह देते हैं. कभी कभी आप इस स्कीम को जल जीवन अभियान भी लिखा होगा, चाहे अभियान लिखा हो चाहे जल जीवन मिशन लिखा हो, बात एक ही है. ये जो जल जीवन मिशन है इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 15, 2019. 2019 में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जल जीवन मिशन को लॉन्च किया जाता है. एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमारा एम क्या है कि इंडिया के हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास एक टैप कनेक्शन पहुँचे और उस टैप कनेक्शन के थ्रू उन्हें सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए. एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट है दैट इज़ टू कवर ऑल द हाउस होल्ड्स इन द रूरल इंडिया. ये चीज़ याद रखिएगा. जल जीवन मिशन या जल जीवन अभियान में रूरल इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है. इसीलिए इसे पहली वाली स्लाइड में जब हमने इस स्लाइड की बात की कि किस तरह जो विलेजेस हैं उनको हर घर जल डिक्लेयर किया गया है.
एक रेजोल्यूशन पास किया गया है बाय द ग्राम सभा, और ग्राम सभा ने विलेजेस को इंडिविजुअली हर घर जल सर्टिफाइड किया है, जिसके बाद स्टेट में 100% कवरेज आ चुकी है। तो याद रखेंगे ये बात कि जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे रूरल इंडिया हाउस होल्ड्स में हमें टैप कनेक्शंस पहुँचाने हैं। कब तक? The aim is to achieve this target by 2024. याद रखेंगे, by 2024 we have to achieve this target of providing safe and adequate drinking water through the individual tap connections to all the households in rural India. Right? Good to go? अब क्योंकि ये वाटर रिलेटेड स्कीम है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है। उसके अलावा इसका फंडिंग पैटर्न अगर हम देखें तो इसके जो फंड्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे फंडिंग किस तरह रहती है कि अगर तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालयन स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं द 7 सिस्टर्स, वहाँ पे जो फंडिंग रहती है दैट इज़ ऑफ 90:10%। मतलब 90% फंड्स सेंटर प्रोवाइड करता है और 10% फंड्स इन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो फंडिंग पैटर्न है दैट इज़ 50:50। 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। एंड यूटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूटीज़ में 100% जो कवरेज है, जो फंड्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द फंडिंग पैटर्न। सिंपली आपने याद रखना है द फंड्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि बहुत बार जब स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में दैट द फंड्स आर इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हियर द फंड्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो हमें ये पता चल गया कि ओके, जल जीवन मिशन में हमें हर एक घर में पानी पहुंचाना है, पाइप्ड वाटर पहुंचाना है। इसके अलावा यहाँ पे फोकस एरियाज कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा? नाउ कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ वाटर रिलेटेड स्कीम, जल जीवन मिशन, जल ही जीवन है। तो इसीलिए अगर हम फोकस एरियाज देखें तो सबसे पहले हमारा ये है वी नीड टू रिचार्ज एंड रीयूज द ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर मैनेजमेंट यूज़ करेंगे हम एंड उसके थ्रू किस तरह वाटर को रिचार्ज करना है, किस तरह रीयूज़ करना है, इसके ऊपर काम करेंगे। जब हम ग्रे टर्म यूज़ करते हैं, बहुत बार आप जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो दो चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। कुछ आर्टिकल्स में लिखा होता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ आर्टिकल्स में लिखा होता है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। When we say green infrastructure, it means that we're talking about the natural ecosystem. रेनफॉल हुई, आपके पास ओपन फील्ड्स हैं, जो लैंड है, सॉइल ने कुछ वाटर को अब्जॉर्ब किया, वाटर पर्कुलेट हो रहा है, अल्टीमेटली जाकर जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है। लेकिन जब हम इन ओपन फील्ड्स के ऊपर कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं, वी हैव रोड्स, वी हैव हाउसेस बिल्ट ऑफ कंक्रीट, तो उससे क्या होता है कि वो जो नॉर्मली नेचुरली जो ग्रीनर एरियाज थे, जो ओपन एरियाज थे, जो कि वाटर को पर्कुलेट कर सकते थे, वो ख़त्म हो गए। एंड इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि कहीं पे भी बारिश हुई नहीं अर्बन एरियाज में, दैट लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ फ्लड्स। क्यों? बिकॉज हमारे जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वहाँ से वाटर मूव करता है एंड जो हमारी एब्जॉर्प्शन जो होनी थी वो यहाँ पे कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो हियर द फोकस इज ऑल्सो ऑन दिस कि किस तरह ग्रे वाटर मैनेजमेंट की जाए, किस तरह वाटर को रिचार्ज किया जाए, रीयूज़ किया जाए, अल्टीमेटली किस तरह हम हमारे जो वाटर है इसकी एफिशिएंसी को किस तरह इम्प्रूव कर सकें। दैट इज़ ऑल्सो द फोकस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ऑल्सो यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को कितना वाटर चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए पानी आता है,
तो इससे यूज़फुल जो है, जो कॉन्शियस यूज़ जो है वाटर का वो बढ़ेगा, and this will lead to water conservation. So water conservation is another focus area of the Jal Jeevan Abhiyan. And then again, rainwater harvesting. Rainwater harvesting is so important. See, these days we are talking about कि हमारे जो अंडरग्राउंड एक्विफायर्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, रिजर्वायर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। रेन वाटर एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाटर आ रहा है, एंड उससे कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना is very 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 important, keeping in mind the water crisis most of the part of India is facing and is going to face. तो इसीलिए recharge, reuse, water conservation, rainwater harvesting, these are some of the important areas when it comes to the water, the issue of water right now. Apart from this, अब यहाँ पे पिलर्स क्या रहने वाले हैं? अब ये एरियाज तो हमने डिफाइन कर लिए। अब इस स्कीम को, इस पॉलिसी को जब हम इस एम को अचीव करेंगे तो व्हाट आर पिलर्स फॉर दैट? सबसे पहले तो इन एरियाज़ को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए वी नीड पीपल्स पार्टिसिपेशन. इफ़ people are participating, people are getting aware about the efficient use of water, only then we can achieve this aim. Also, the various stakeholders which are present in this particular project, we need their participation as well. Also, we need a political will. बिना political will के जो policies हैं वो on paper आ सकती हैं, लेकिन हमारे पास ऑन ग्राउंड उसकी एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन उतनी बेहतर नहीं हो सकती. सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल फॉर दैट, एंड ऑल्सो द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो these are the 4 important pillars to implementing this scheme. Now, lastly, if we talk about significance of it, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लोकल पीपल, हमारी जो ग्राम सभाएं हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं. लोकल गवर्नेंस को यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है इस कैंपेन में. दिस इज़ लाइक बॉटम टू टॉप थिंग. लोकल पीपल के हाथ में यहाँ पे पावर है. ग्राम सभा से ये बात शुरू होती है, एंड देयरफॉर द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल गवर्नेंस, दे हैव बीन गिवन दिस इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कैंपेन. एंड ऑल्सो लोकल विमेन आर ट्रेन्ड फॉर दिस, कि वाटर को टेस्ट करना है उसके लिए लोकल विमेन को ट्रेन किया गया है, एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ पानी समितिज़. एक समिति बना दी गई है जिसका नाम है पानी समिति, और उस पानी समिति में लोकल विमेंस को ट्रेनिंग दी गई है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अल्टीमेटली जब हम इस स्कीम के फीचर्स पढ़ते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं दैट दिस इज़ द स्कीम विच इज़ रन बाय द कम्युनिटी एंड इट इज़ फॉर द कम्युनिटी, राइट. सो इस तरह की स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए याद रखेंगे कि टारगेट जो है वो 2024 है to achieve the हर घर जल इनिशिएटिव, राइट. नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022. जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वाई आर वी डिस्कसिंग इंडियन पोर्ट्स बिल 2022? So recently, government has prepared a draft Indian Ports Bill, जिसमें जितने भी पोर्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड किया जा रहा है एंड उन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है. सो द गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड दिस, जिसमें सारे के सारे पोर्ट से जुड़े हुए लॉज इंक्लूड हो जाएंगे. एंड कौन से डील कर रहा है, विच मिनिस्ट्री? We have Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and they have issued this bill for the stakeholders consultation. So that is why we're going to talk about this particular bill. Okay, तो now सबसे पहले इस बिल के जो मेजर प्रोविजंस हैं उनको देख लेते हैं कि what are the major provisions of this particular bill. तो इससे पहले हमारे पास इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 है.
ये जो ड्राफ्ट बिल आया है इसमें ये जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है इसे रिपील किया जाएगा, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। एज यू कैन सी द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 इट इज़ more than 110 years old। तो पहली चीज इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 would be repealed। Then इस ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स इन्हें एस्टैब्लिश किया जाएगा, इन्हें एम्पावर किया जाएगा ताकि मैरीटाइम इश्यूज़ को लेकर एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास हो पाए और इन स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड भी किया जाएगा। ऑल्सो इस बिल में ये भी देखा जा रहा है कि जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे किस तरह पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, किस तरह पोल्यूशन को कंटेन किया जाए। एंड इससे हमारी जितनी भी मैरीटाइम ट्रीटीज़ इंडिया ने साइन की हुई हैं, जो भी ऐसे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें इंडिया एक पार्टी है, उन सब के साथ हमें कंप्लायंस में आ पाए, उसे भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ऑल्सो नॉन मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इस बिल में इसका भी प्रोविज़न है कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एजुकेटरी मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट। अगर हमारे पास कहीं पे भी पोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसे किस तरह रिजॉल्व करना है, उसे भी यहाँ पे फोकस में लाया जा रहा है। एंड फॉर दिस देयर विल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल काउंसिल फॉर फॉस्टरिंग द स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट सेक्टर। इस एक्ट में पेनल्टीज़ का फीचर भी डाला गया है। जो ऑलरेडी जो हमारा एक्ट है, जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, उसमें जो पेनल्टीज़ थी दे आर आउटडेटेड नाउ। चाहे हम अमाउंट की बात करें, चाहे हम ऑफेंसेस की बात करें, प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से दे आर आउटडेटेड। तो पेनल्टीज़ को भी यहाँ पे दोबारा इंक्लूड अमेंड किया जाएगा। प्राइमरीली अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? द फर्स्ट वन इज़ we need to promote the integrated planning between the state and different states inter se and the center and the state, जिसमें एक कंसल्टेटिव ए रिकमेंडेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग हमें अचीव करनी है। देन एज वी सेड, जो पोल्यूशन है, हमें पोल्यूशन मेजर्स जो हैं उनकी प्रिवेंशन को इंश्योर करना होगा। हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, हमारी वो जो इंडिया की जो ऑब्लिगेशंस हैं, हमें उन्हें इनकॉर्पोरेट करना होगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट फ्रेमवर्क, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना होगा और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और जो कोऑपरेशन है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट एंड द एस्पेक्ट दैट वी नीड टू अचीव थ्रू द यूज़ ऑफ डाटा। तो ट्रांसपेरेंसी और जो कोऑपरेशन है इसे हम यहाँ पे अचीव करेंगे। नाउ इस बिल की इम्पॉर्टेंस क्या होगी? देखो, एक तो ये है कि इस बिल की वजह से जितना भी मैरीटाइम सेक्टर को लेकर जो भी डेवलपमेंट होगी वो एक तरह से होमोजीनियस हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इट विल प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जो अननेसेसरी डिलेज होती हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगी। डिसएग्रीमेंट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इससे जो मैरीटाइम सेक्टर से होने वाली डेवलपमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ऑल्सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाएंगी एंड दे विल इंश्योर कि जो स्टेट्स हैं इनके बीच में फेडरलिज्म हो। सेंटर और स्टेट्स आपस में मिलकर काम करेंगे एंड अल्टीमेटली दिस विल बी अ प्रोग्रेसिव रोड मैप फॉर आवर कंट्री। देन it will build confidence. It will help in instilling the confidence among more players, and therefore by increasing their participation we will be promoting healthy competition in the maritime sector. Apart from this, economic activity boost होगी, एक wider market हमें यहाँ पे मिलेगी, employment opportunity यहाँ पे बढ़ेगी and हमारा जो vision है to become आत्मनिर्भर भारत, हम उसे यहाँ पे achieve कर पाएंगे। So therefore the scheme, this bill is very important. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one.
Thank you so much.